वाइड विजन की सीरीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। दोस्तों, पाकिस्तान के आइन के तहत सदर के पास रस्मी और आइनी अहमियत के हामिल इख्तियारात मौजूद होते हैं, यानी उसके पास इख्तियारात तो वसी पैमाने पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये रस्मी होते हैं, लेकिन आइन में इनके बारे में लिखा होता है। सदर ममलिकत के सरबराह के तौर पर काम करता है, जो कौम और सूबों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। सदर के इख्तियारात और उसके फंक्शंस में वज़ीर आज़म और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री, पार्लियामेंट के इजलास में ना होने पर ऑर्डिनेंस का निफाज और बैनुल अक़वामी मामलात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी शामिल है। सदर मखसूस हालात में हंगामी हालात यानी एमरजेंसी का भी ऐलान कर सकता है और मखसूस हालात में कौमी असम्बली को भी तहलील कर सकता है और कानून साजी पर महदूद वीटो का इख्तियार भी सदर के पास है। अगरचे सदर का इख्तियार काफ़ी होता है, लेकिन इनका किरदार अक्सर वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के ज़रिए महदूद हो जाता है, जिसमें अहम इख्तियारात मुंतखब एग्जेक्टिव ब्रांच के पास होते हैं। यानी सदर के जितने भी इख्तियारात हैं वो सदर के नाम पर जो है एग्जेक्टिव ब्रांच यानी वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट इस्तेमाल करती है या फिर कौमी असम्बली इस्तेमाल करती है। इख्तियारात सदर के पास कौन कौन से हैं, आइन के लिहाज से उनकी तफसील ये है। नंबर 1, रियासत का सरबराह। सदर ममलिकत का रस्मी सरबराह होता है और कौम के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। आइन के आर्टिकल 41 के मुताबिक पाकिस्तान का एक सदर होगा जो रियासत का सरबराह होगा और इस रियासत और इसकी जो है फेडरेशन उसके इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर आज़म की तकर्री और बरतरफी। सदर वज़ीर आज़म का तकर्र करता है और उन्हें मखसूस हालात में वज़ीर आज़म को हटा भी सकता है। आइन के आर्टिकल 91 सब क्लॉज 2 में सदर एक वज़ीर आज़म को मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव मुकर्रर करेगा और अपनी सवाबदीद पर एक से ज़ायद नायब वज़ीर आज़म का भी तकर्र कर सकता है। तकर्री और माफ़िया। सदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दिगर जजों की तकर्री करता है और माफ़ी और मोहलत दे सकता है। आर्टिकल 175A में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर भी सदर करेगा। और फिर कानून साजी और ऑर्डिनेंस के इख्तियारात। सदर मखसूस हालात में ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो रहा हो। आर्टिकल 89 के मुताबिक सदर सवाए इस वक्त के जब सेनेट या कौमी असम्बली का इजलास जारी ना हो, अगर वो मुतमीन हो कि ऐसे हालात मौजूद हैं कि जिनकी वजह से हालात की ज़रूरत के मुताबिक एक्शन लेना फौरी ज़रूरी है, तो वो आर्डिनेंस बनाकर उसे जारी कर सकता है। फिर सफारती अमूर। सदर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, गैर मुल्की सफ़ीरों का इस्तकबाल भी करता है। आइन के आर्टिकल 41 के मुताबिक सदर फेडरेशन के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेगा और वो तमाम काम सर अंजाम देगा जो हुकूमत के लिए बेहतर होंगे। एमरजेंसी। सदर कुछ शराइत के तहत मुल्क में एमरजेंसी का ऐलान भी कर सकता है। आइन के आर्टिकल 232 में वाज़िया है कि अगर सदर इस बात से मुतमीन है कि एक संगीन एमरजेंसी वाले हालात मुल्क में मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान या इसके किसी भी हिस्से की सलामती दांव पर लग सकती है, लिहाजा इसे कंट्रोल करने के लिए और ख़तरे पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि वो एमरजेंसी का ऐलान जारी कर दे। फिर कौमी असम्बली की तहलील। सदर के पास वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील करने का भी इख्तियार मौजूद है। आर्टिकल 58(2)B में सदर अपनी सवाबदीद पर कौमी असम्बली को तहलील कर सकता है। अगर किसी रुकन की तरफ से वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई है, तब वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक वो असम्बली तहलील नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वज़ीर आज़म की हिदायत पे वो असम्बली को तहलील कर सकता है। दोस्तों याद रखो, इससे पहले जो 58(2)B यानी कि 18th अमेंडमेंट से पहले सदर के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है।
8वीं तरमीम में सदर ज़ियाउल हक ने ये शिक ऐड की थी कि सदर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो असम्बली डिसॉल्व कर सकता है। यही वजह है कि तकरीबन मुल्क में 3 दफ़ा जो है सदर ने ये इख्तियार इस्तेमाल किया, लेकिन 18वीं तरमीम में सदर से ये इख्तियार वापस ले लिया। वीटो पावर, सदर पार्लियामेंट की तरफ से नज़रसानी के लिए बिल वापस कर सकता है। आर्टिकल 70 और उसकी क्लॉज 2 में है कि जब कोई बिल वापस आता है तो सदर 10 दिनों के अंदर असम्बली से बिल या इसकी किसी मखसूस शिक पर दोबारा गौर करने का मुतालबा कर सकता है और असम्बली इसके मुताबिक बिल पर दोबारा गौर करेगी। तो दोस्तों ये थे सदर के पास इख्तियारात। अगरचे हम देखें कि सदर के पास तकरीबन वो तमाम इख्तियारात मौजूद हैं जो कि एग्जेक्टिव हेड के पास मौजूद होने चाहिए, लेकिन सदर ये तमाम इख्तियारात जो है वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर या कौमी असम्बली की सवाबदीद पर इस्तेमाल कर सकता है। रोल ऑफ जुडिशरी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। दोस्तों लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के बाद जुडिशरी हुकूमत का अहम तरीन शोबा है। अदलिया के फ़राइज़ में आता है कि अदलिया शहरियों को ना सिर्फ अदल व इंसाफ देने और बुनियादी इंसानी हकूक़ के ज़ामन होती है, बल्कि अदलिया आइन की तशरीह में भी अपना मुस्बत किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ अदलिया सरबराह ममलिकत को अहम कानूनी निकात में मुआवनत भी फराहम करती है और लेजिस्लेचर के बनाए हुए कवानीन पर आइन के मुताबिक अदालती नज़रसानी यानी जुडिशल रिव्यू का भी हक रखती है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है जो मुल्क के तमाम अदालती निज़ाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाती है और इसके मातहत सूबों की अदालतें हैं जो कि हाई कोर्ट या अदालत आलिया कहलाते हैं। इनके ज़रिए निगरानी ज़िलई और मुकामी अदालतें कायम करती हैं। 1973 के आइन में दफ़ा 175 से लेकर 212 तक सुप्रीम कोर्ट के फ़राइज़ और इनकी ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई हैं। अदलिया जो है ये मुख्तलिफ़ फ़राइज़ सर अंजाम देती है। सबसे पहले हम देखते हैं अदलिया का जो पहला फ़र्ज़ है जस्टिस फॉर ऑल। अदलिया आज़ाद हो तो कोई भी हुकूमत कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। अदलिया अवाम के बुनियादी हकूक़ की ज़ामन होती है। किसी भी मुल्क की अदलिया का अहम तरीन फरीज़ा मुल्क में अदल व इंसाफ मुहैया करना होता है। मुकदमात पर मुकम्मल तहकीक के बाद अदालतों के इख्तियार में होता है कि वो मुजरम को सज़ा दे और बेगुनाहों को आज़ाद कर दे। आला मुल्की अदालतों के पास ये इख्तियार भी होता है कि वो अपनी मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुने और इस तरह उनके फ़ैसलों पर नज़रसानी करके अपना हतमी फ़ैसला सुनाए। फिर दूसरे नंबर पर जो है वो है कानून और आइन की तशरीह यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी मुकदमे में किसी कानून का इख्तिलाफ नहीं हो रहा होता तो अदलिया अपनी कानूनी जहानत को बरूए कार लाकर मुतल्लिका कानून की तशरीह करके उसका फ़ैसला करती है। इस तरह जज साहबान ऐसी नज़ीरें यानी प्रेसिडेंट्स सेट करते हैं जो फ़ैसला करते वक्त जजों के सामने रहती है और इसे मुल्की कानून की तरह ही तस्वर किया जाता है। अदलिया वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात की निशानदेही भी करती है। अगर इन दोनों हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम में कोई झगड़ा हो जाए तो मुल्क की आला अदलिया को फ़ैसला करने का हतमी इख्तियार हासिल है। यानी आइन क्या कहता है, आइन का मंशा क्या है, इसका फ़ैसला जो है वो अदलिया करती है। कोई भी कानून अगर लेजिस्लेचर ने बनाया है तो वो कानून आया कि आइन के मुताबिक है या नहीं है, इसका फ़ैसला भी अदालतें करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है मुकम्मल तौर पर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हक मौजूद है। फिर उसके बाद हम देखें अदलिया सुप्रीम कोर्ट के पास कंसल्टेटिव फंक्शन भी है, यानी सरबराह ममलिकत जो है किसी भी कानूनी मामले की वजाहत के लिए जो है अदालत आलिया अदालत उज़्मा से मशवरा कर सकती है और इस मशवरे की रोशनी में आगे इक़दाम कर सकती है। यह हकीकत है कि इंतज़ामिया अदलिया के मशवरे की पाबंद नहीं है, लेकिन वो इस मशवरे की नज़र में अपना आइंदा लाहे अमल भी तय कर सकती है। वो इस
मशवरे को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। फिर है जुडिशल रिव्यू यानी अदालती नज़रसानी। अदलिया के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कावानीन पर आइन की रोशनी में जो नज़रसानी का इख्तियार रखती है। अगर अदालत उज़्मा के नोटिस में लाया जाए कि कानून साज इदारे का बनाया हुआ कानून आइन की खिलाफ वर्जी में आ रहा है तो वो इस कानून पर नज़रसानी करती है, और अगर इसे आइन के खिलाफ पाए तो कलअदम करार दे सकती है। इस अमल को अदालती नज़रसानी या जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। ये इख्तियार ज़्यादातर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो तो अदलिया उससे कलअदम करार दे देती है। तो दोस्तों ये है अदलिया के बुनियादी फ़राइज़ कि अदलिया मुल्क में अदलो इंसाफ ज़िम्मेदार है, कानून की और आइन की तशरीह की ज़िम्मेदार है, उसके पास जो कंसल्टेटिव फंक्शंस भी मौजूद हैं और फर्दर वो जुडिशल रिव्यू का भी हक रखती है। दोस्तों जो ममालिक तरक्की याफ्ता हैं जिधर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश है वहाँ की अदालतें आज़ादाना फंक्शन की हामिल होती हैं, और वो ममालिक जिधर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश नहीं है वहाँ अदालतें जो हैं वो ताकतवर के हाथों में खेलती हैं और उनके मुताबिक काम करती हैं, जिसकी वजह से जो है रियासत में बदअमनी हर वक्त जारी रहती है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। दोस्तों फेडरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बुनियादी तौर पर हर रियासत में 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मुकन्ना जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, फिर एग्जेक्टिव और उसके बाद जुडिशरी, जिसमें जो मुकन्ना जो है ये कानून साज इदारा है जिसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ पे 2 ऐवान हैं। नंबर 1 जो है वो कौमी असम्बली और दूसरे नंबर पर सेनेट जो सदर ममलिकत, और 2 ऐवान यानी कौमियों सेनेट और कौमी असम्बली पर ये मुश्तमिल होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत, वफाक के तहत कबायली इलाका जात के इंतज़ामिया और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ये इंतज़ामिया होती है। फिर इसके बाद जो है अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि 1973 के आइन के तहत वफाकी हुकूमत का जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इंतज़ामी ढांचा क्या और किस किस ओहदेदार के पास क्या क्या इख्तियारात मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। मुल्क का जो है सदर जो है वो सरबराह ममलिकत यानी रियासत का सरबराह होता है। सदर का इंतखाब सेनेट, कौमी असम्बली के मेम्बरान और सूबाई असम्बली के अरकान 5 साल के लिए करते हैं। सदर पाकिस्तान के इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद बहुत कम हो गए हैं। अब वो वज़ीर आज़म के मशवरों का पाबंद है, कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा बिलों को मंजूर करता है, ये कुछ नुकात पे नज़रसानी के लिए वापस कर देता है। ऐसे में या तो उन नुकात को तब्दील कर लिया जाता है या कुछ मखसूस मुद्दत के बाद सदर के दस्तखत के बगैर वो कानून बन जाता है। सदर ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। सदर पाकिस्तान सफ़ीरों का तकर्रर करता है और गैर मुल्की सफ़ीरों के कागजात नामजदगी भी वसूल करता है। मुल्क को कोई अंदरूनी या बैरूनी ख़तरा दरपेश हो तो मुल्क में एमरजेंसी का नफाज भी सदर के पास है। उसके बाद दूसरी अहम शख्सियत मुल्क की वो वज़ीर आज़म होता है यानी प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है। कौमी असम्बली में अक्सरियत राय से इसका इंतखाब होता है और अक्सरियत रहने तक वो अपने अहदे पर भी कायम रहता है। वज़ीर आज़म रियासती अमूर को चलाने के लिए कौमी असम्बली से अपनी काबीना के वज़रा का इंतखाब करता है। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना अपने तमाम कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है फेडरल कैबिनेट। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होती है जो कि वफाकी हुकूमत के तमाम फंक्शंस की ज़िम्मेदार होती है। वफाकी हुकूमत में 2 तरह के वज़रा होते हैं, नंबर 1 वफाकी वज़रा और नंबर 2 वज़राए ममलिकत। ये तमाम वज़रा वज़ीर आज़म की खुशनुदी तक अपने ओहदे पर बरकरार रहते हैं। फिर उसके बाद है फेडरल मिनिस्टर्स
यानी वफाकी वज़रा। वफाकी वज़ीर अपने मुतल्लिका वजारत का सरबराह होता है और अपनी वजारत और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता कार की हैसियत रखता है। कौमी असम्बली में वज़ीर अपनी वजारत की नुमाइंदगी करता है और अपने वजारत पर किए गए सवालात और एतराज़ात का जवाब देता है। फिर वज़ीर ममलिकत, जिसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, वजारत के अंदर एक या दो डिवीज़न्स होती हैं। वज़ीर ममलिकत इसका सरबराह होता है। वज़ीर ममलिकत अपनी डिवीज़न और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता कार की हैसियत रखता है और कौमी असम्बली में अपनी डिवीज़न पर किए गए सवालात का जवाब भी देता है। फिर चौथे नंबर पर है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है और वजारत का इंतज़ामी सरबराह होता है। सेक्रेटरी वफाकी वज़रा को पॉलिसी बनाने, कारोबारी हुकूमत चलाने में मदद फराहम करता है। वो अपने वज़ीर के ज़रिए वज़ीर आज़म तक अपनी तजावीज़ पहुँचाता है और उनकी मंजूरी की बात शाया करवाता है। सेक्रेटरी पॉलिसी बनाने के साथ साथ उन पर अमल दरामद भी करवाता है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी में डिवीज़न से मुतल्लिका महकमा जात, दफातर और ख़ुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार अदारों की निगरानी भी शामिल है। उसके बाद है एडिशनल सेक्रेटरी 5वें नंबर पर। एडिशनल सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत के ग्रेड 21 का ऑफिसर होता है और डिवीज़न का इंतज़ामी सरबराह होता है। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर ममलिकत को पॉलिसी बनाने और कारोबारी हुकूमत चलाने में मदद फराहम करता है। वो अपने वज़ीर ममलिकत के ज़रिए वज़ीर आज़म तक अपनी तजावीज़ पहुँचाता है और उनकी मंजूरी की बात शाया करवाता है। एडिशनल सेक्रेटरी पॉलिसी बनाने के साथ साथ इन पर अमल दरामद भी करवाता है। वो अपनी डिवीज़न में वही फ़राइज़ सर अंजाम देता है जो सेक्रेटरी अपनी वजारत में सर अंजाम देता है। इसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी के मातहत के तौर पर काम करता है और वही काम करता है जिसका सेक्रेटरी हुक्म देता है और अपनी तजावीज़ सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ीर आज़म तक पहुँचाता है। नंबर 6 जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के बाद वजारत में तीसरे नंबर पर और डिवीज़न में दूसरे नंबर पर होता है। ये एडिशनल सेक्रेटरी के अहकामात वसूल करके नीचे भेजता है और नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। जॉइंट सेक्रेटरी अपने विंग के तमाम कामों का जिम्मेदार होता है। नंबर 7 पे डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है। यह अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है और ऊपर से अहकामात वसूल करके नीचे भेजता है और नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। ये तमाम ऊपर से आए हुए फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है। डिप्टी सेक्रेटरी अपनी ब्रांच के तमाम कामों का जिम्मेदार होता है। इसके बाद आखिरी है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर वफाकी हुकूमत का ग्रेड 17 या 18 का ऑफिसर होता है। यह अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है। यह रोज़ाना के काम को अपने सेक्शन में ही मुकम्मल करवाता है। यह तमाम ऊपर से आए हुए फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है। सेक्शन ऑफिसर अपने सेक्शन के तमाम कामों और मुलाजमीन का जिम्मेदार और निगरान होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मौजू जिसमें हमने जाना कि हमारे जो है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें कैसा स्ट्रक्चर देता है, जिसमें सदर का क्या फंक्शन है, वज़ीर आज़म का क्या फंक्शन है, वज़ीर आज़म की कैबिनेट यानी वज़रा का क्या फंक्शन है, फिर उसके बाद जो है सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर्स के क्या क्या काम है, ये हमने सारे आपको बताए। इसमें जितना भी हमारा जो एग्जेक्टिव फंक्शन है वो सारा इसमें अमल करता है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है और एग्जेक्टिव जो है उस पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा के ज़रिए अमल दरामद करवाता है। प्रोविंशियल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। दोस्तों, हर सूबे का आइनी सरबराह गवर्नर होता है जो कि बालिग राय दही की बुनियाद पर हर सूबे के अवाम सूबाई असम्बली के अरकान का इंतखाब करते हैं। सूबाई सतह पर कानून साजी की जिम्मेदारी यक एवानी मुकन्ना यानी सूबाई असम्बली पर है। इन मुंतखब अरकान की अक्सरियत वज़ीर आला का यानी चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करती है। वज़ीर आला सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है। वो सूबे के मुंतज़मे आला के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। वज़ीर आला की सरबराही में सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल काबीना
आइनी एहतमाम के मुताबिक गवर्नर के फ़राइज़ मनसबी की अंजामदही में उसकी मुआवनत करती है और उसे मशवरा देती है। सूबाई हुकूमत के सरकारी काम अंजाम देने की जिम्मेदारी महकमों पर होती है। इन महकमों को मजमूई तौर पर सूबाई सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। सूबाई सेक्रेटेरिएट का सरबराह चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी सूबाई काबीना के सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी अदा करता है। वो तमाम महकमों की सरगर्मियों को मरबूत करता है, उनकी निगरानी करता है। सूबाई महकमे को एक वाज़ेह और मखसूस दायरा कार में सरकारी काम का तयन किया जाता है। ये तयन वज़ीर आला करता है। वज़ीर आला कोई महकमा या इसका कोई हिस्सा या कई महकमे किसी वज़ीर की तहवील में देता है, तमाम सरकारी अमूर सर अंजाम देता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि 1973 के आइन के तहत वफाकी हुकूमत का क्या ढांचा है और किस किस ओहदेदार के पास क्या क्या इख्तियारात मौजूद हैं। पहले नंबर पर प्रोविंशियल गवर्नर है। ये सूबे का सरबराह होता है। गवर्नर का इंतखाब सदर करता है। सदर जब चाहे गवर्नर को उसके ओहदे से बर्खास्त कर सकता है। गवर्नर सूबे के वज़ीर आला के मशवरों का पाबंद होता है। वो सूबाई असम्बली का इजलास बुला सकता है। वज़ीर आला के कहने पे सूबाई हुकूमत को बर्खास्त कर सकता है। हालात के मुताबिक ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। दूसरे नंबर पर चीफ मिनिस्टर है। वज़ीर आला सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है। सूबाई असम्बली में अक्सरियत राय से इसका इंतखाब होता है। अक्सरियत रहने तक वो अपने ओहदे पे बरकरार रहता है। वज़ीर आला रियासती अमूर को चलाने के लिए सूबाई असम्बली से अपनी काबीना के वज़रा का इंतखाब करता है। वज़ीर आला और उसकी काबीना अपनी तमाम कारकर्दगी के लिए सूबाई असम्बली के सामने जवाबदेह होती है और तमाम तरह के कानून साजी भी वो करवाता है। वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए सूबे का निज़ाम चलाता है। वज़ीर आला सूबे के अमन व अमान का ज़िम्मेदार होता है। फिर उसके बाद कैबिनेट है। हर सूबे की अपनी कैबिनेट होती है। सूबाई काबीना वज़ीर आला और वज़रा पर मुश्तमिल होती है, जो कि सूबाई हुकूमत के तमाम अमूर की ज़िम्मेदार होती है। इनका इंतखाब वज़ीर आला करता है और वज़ीर आला जब तक चाहे ये वज़ीर रहते हैं। तमाम वज़रा अपने अपने महकमे के ज़िम्मेदार होते हैं। चीफ सेक्रेटरी सूबाई हुकूमत के ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है और वजारत का इंतज़ामी सरबराह भी होता है। चीफ सेक्रेटरी सूबाई वज़रा को पॉलिसी बनाने, कारोबारी हुकूमत चलाने में मदद फराहम करता है। वो अपने वज़ीर के ज़रिए वज़ीर आला तक अपने तजावीज़ पहुँचाता है और इनकी मंजूरी के बाद इन्हें शाया करवाता है। चीफ सेक्रेटरी पॉलिसी बनाने के साथ साथ इन पर अमल दरामद भी करवाता है। चीफ सेक्रेटरी तमाम सेक्रेटरियों की कमेटियों का चेयरमैन भी होता है। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी में डिवीज़न और उससे मुतल्लिका महकमा जात, दफातर और खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों की निगरानी भी शामिल है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी आता है। हर महकमे का इंतज़ामी इंचार्ज सेक्रेटरी होता है। वो 20वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी अपने महकमे के वज़ीर का मुआवन होता है। पॉलिसी साजी में वज़ीर को मशवरा देता है। सेक्रेटरी अपने महकमे की निगरानी करता है और तमाम फैसले भी सेक्रेटरी ही लागू करवाता है। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी सूबाई हुकूमत के ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है और अपने विंग का सरबराह होता है। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर ममलिकत को पॉलिसी बनाने और कारोबार ममलिकत को चलाने यानी सूबे के इंतज़ाम को चलाने में मदद फराहम करता है। ये सेक्रेटरी के अहकामात वसूल करके नीचे भेजता है और नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। एडिशनल सेक्रेटरी अपने विंग के तमाम महकमों का जिम्मेदार होता है। ये आमतौर पर पॉलिसी साजी में हिस्सा नहीं लेता। फिर जॉइंट सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत के ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के बाद वजारत में तीसरे नंबर पर और डिवीज़न में दूसरे नंबर पर होता है। ये एडिशनल सेक्रेटरी के अहकामात वसूल करके नीचे भेजता है और नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। जॉइंट सेक्रेटरी अपने विंग के तमाम कामों का जिम्मेदार होता है। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी सूबाई हुकूमत के ग्रेड 19 या 18 का ऑफिसर होता है। यह अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है। ऊपर से अहकामात वसूल करके नीचे भेजता है और नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। ये तमाम ऊपर से आए हुए फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सेक्शन ऑफिसर को अहकामात भेजता है।
सेक्शन ऑफिसर सूबाई हुकूमत का ग्रेड 17 या 18 का ऑफिसर होता है। ये अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है। ये रोज़ाना के कामों को अपने सेक्शन में मुकम्मल कराता है। ये तमाम ऊपर से आए हुए फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है। सेक्शन ऑफिसर अपने तमाम सेक्शन के तमाम कामों का, मुलाजमीन का और दीगर लोगों का निगरान होता है। ये डिप्टी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। तो दोस्तों, सूबे से मुतल्लिका ये जितने भी फंक्शन है ये हमने जाने, जो कि वज़ीर आला रियासत का जो इंतज़ामी लीडर होता है, गवर्नर जो है सरबराह होता है सूबे का, फिर वज़ीर आला के नीचे काबीना, और काबीना के नीचे जो है चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, ये सारे मिलके जो है सूबे का निज़ाम चलाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मौजू, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान का मौजूदा आइन 14 अगस्त 1973 को नाफज हुआ और इसके इब्तदाई 5 बरसों में 7 तरमीम की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में आइन में 7 तरमीम की। इसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं जिन्होंने अपने पहले 2 अदवार में 6 मरतबा तरमीम की, जिनमें 5 को मंजूर किया गया जबकि 1 तरमीम वापस ले ली गई। उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में 3 तरमीम में से 2 तरमीम मंजूर हुई, जिनमें एक 8वीं तरमीम भी शामिल है, जबकि 1 तरमीम को गैर ज़रूरी करार दे दिया गया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने आइन में 1 तरमीम मंजूर कराई जिसको 17वीं तरमीम के नाम से जाना जाता है। बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा इक़्तिदार में आई, ताहम उनके दौर में आइन में कोई भी तरमीम नहीं की जा सकी। फिर जरदारी के दौर में 2 और नवाज शरीफ के तीसरे दौर में हुकूमत ने 6 तरमीम की। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान के आइन में कितनी तरमीम हो चुकी हैं। इसके जो अहम पॉइंट्स हर तरमीम के देखेंगे। फ़िलहाल पाकिस्तान के आइन में 25 तरमीम हो चुकी हैं। तो इन तरमीम में जो सबसे पहली तरमीम जो हुई है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1974 में हुई है। इस तरमीम के ज़रिए 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, उसे तस्लीम किया गया। 4 सूबों की हदूद का तयन किया गया। इसके अलावा फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया। फिर दूसरी तरमीम कुछ माह बाद हुई जिसमें मुसलमान की पहली दफ़ा तारीफ़ की गई और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। इसे तफसीलन इस्लामिक प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी तरमीम जो कि फरवरी 1975 में हुई, जिसके बाद सदर की तरफ से हंगामी हालात के नफाज की मियाद को बढ़ाकर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए वसी कर दिया गया। यानी सदर के पास इख्तियार है कि वो एमरजेंसी लगाए और उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक एमरजेंसी को डिक्लेयर किए रख सकता है। जबकि इस तरमीम के ज़रिए हिरासत में लिए गए अफराद के हकूक़ को कम करके हुकूमत के इख्तियारात को बढ़ा दिया गया, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कमी की गई। फिर उसके बाद चौथी तरमीम जो कि 1975 में हुई, इसके ज़रिए अदालतों के इख्तियारात को कम किया गया, जबकि कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद में इजाफ़ा किया गया। पंजाब असम्बली में ये तादाद 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। फिर उसके बाद 5वीं तरमीम जो है 1976 में हुई। 5वीं तरमीम में यहाँ सिंध और बलूचिस्तान के हाई कोर्ट्स को अलग अलग किया गया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस के ओहदों के लिए 5 और 4 साल की मियाद मुकर्रर की गई। हाई कोर्ट के जजों के बाहमी तबादले किए गए। 6ठी तरमीम जो कि 1976 में हुई। आइन में 6ठी तरमीम उस वक्त की गई जब कौमी असम्बली के आम इंतखाबात से कबल आखिरी इजलास हो रहा था, और इस तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मियाद को इस तरह बढ़ाया गया कि अगर किसी चीफ जस्टिस के ओहदे की मुकर्ररा मियाद पूरी नहीं हुई और वो रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच जाते हैं तो उस वक्त तक बतौर चीफ जस्टिस की हैसियत से काम करेंगे जब तक उनके ओहदे की मियाद पूरी नहीं हो जाती। इस तरमीम से चीफ जस्टिस याकूब अली ख़ान को फ़ायदा हुआ, जो चीफ जस्टिस बने, जिनको चीफ जस्टिस बने लगभग 2 साल हुए थे और वो रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए। जस्टिस याकूब अली ख़ान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खासे करीब समझे जाते थे। फिर 7वीं तरमीम 1977 में हुई। 7वीं तरमीम के ज़रिए वज़ीर आज़म को ये सहूलत मिल गई
कि अगर किसी मरहले पर वज़ीर आज़म को इत्मीनान का वोट लेने की ज़रूरत है तो वो इस मकसद के लिए रेफरेंडम के ज़रिए आवाम से रजू कर सकते हैं। बाज़ हलकों ने इस तरमीम को पार्लिमानी निज़ाम की नफ़ी भी करार दिया। फिर उसके बाद 8वीं तरमीम जो कि बहुत अहम तरमीम है, ये 5 जुलाई 1987 में हुई जब मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज हुआ। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक ने आइन को मुअत्तल किया तो मार्च 1985 में RCO यानी हुक्म बराए बहाली आइन के ज़रिए आइन में तरमीम करके इसे बहाल किया गया। RCO के तहत गैर आइनी तरीके से जो तरमीम शामिल की गई, इनमें सदर का असम्बली तोड़ने का इख्तियार, अस्करी सरबराहों की तकर्री के इख्तियार वज़ीर आज़म से सदर को मुंतकिल हो गया। रुकन बनने के लिए अहलियत की नई शराइत, कौमी सलामती कौंसिल का क़याम समेत दिगर तरमीम भी इसमें शामिल थी। 85 में बनने वाली पार्लियामान ने जनरल ज़िया की इस तरमीम को मामूली तब्दीली करके 8वीं तरमीम के ज़रिए इनका हिस्सा बना दिया। इस तरमीम में जहां कौमी सलामती कौंसिल को कबूल नहीं किया गया, वहां जनरल ज़िया का नाम बतौर सदर आइन में दर्ज किया गया। 8वीं तरमीम के तहत असम्बली तहलील करने के इख्तियार के बाइस आइंदा आने वाली 4 हुकूमतें अपनी आइनी मुद्दत से पहले ख़त्म की गई। फिर 9वीं तरमीम जो है, इसके ज़रिए शरिया को लॉ ऑफ लैंड का दर्जा दिया गया। 10वीं तरमीम जो कि 1987 में हुई, पार्लियामेंट के इजलास का दौरानिया मुकर्रर किया गया कि 2 इजलास का दरमियानी वक्फा 130 दिन से नहीं बढ़ेगा। 11वीं तरमीम में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की बहाली के लिए पेश की जाने वाली 11वीं तरमीम जो है ये वापस ले ली गई। फिर 12वीं तरमीम 1991 में हुई, इसके ज़रिए जो है संगीन जराइम के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें बनाई गई। फिर 13वीं तरमीम 1977 में हुई। नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौर में 13वीं तरमीम के ज़रिए 8वीं तरमीम के इस हिस्से को ख़त्म कर दिया, जिसके तहत सदर को असम्बलियाँ तहलील करने और अस्करी क़यादत का चुनाव का सवाबदीदी इख्तियार हासिल है। फिर उसके बाद 14वीं तरमीम 1997 को हुई। नवाज शरीफ ने 14वीं तरमीम के ज़रिए अरकान असम्बली की वफादारी तब्दीली, डिफेक्शन क्लोज जो कि आइन का आर्टिकल 63A है, उसमें ना जो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये तरमीम की। असम्बली के पार्टी तब्दील करने यानी फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई। इन दोनों तरमीम में बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ का भरपूर साथ दिया। फिर उसके बाद 15वीं तरमीम जो कि 1998 में हुई। 15वीं तरमीम के ज़रिए नवाज शरीफ ने इस्लाम का नाम लेकर कतई इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की। ये तरमीम कौमी असम्बली ने तो मंजूर कर दी, लेकिन सेनेट में वाज़िया अक्सरियत की वजह से पेश की गई और इसी दौरान नवाज शरीफ हुकूमत फ़ौजी एक्शन के ज़रिए ख़त्म कर दी गई, यानी मार्शल लॉ मुल्क में लग गया। फिर उसके बाद जो है एक 16वीं तरमीम जो नवाज शरीफ ने 16वीं तरमीम के लिए कोटा सिस्टम की मियाद 20 बरस से बढ़ाकर 40 साल कर दी। ये भी 99 में ही पेश की गई और एक्सेप्ट की गई। फिर 70वीं तरमीम जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने फ़ौजी एक्शन के बाद जो है आइन मुअत्तल कर दिया और 2002 में जब आइन बहाल किया गया तो इसमें लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर यानी LFO के ज़रिए तरमीम की गई, जिसके बाद सदर पाकिस्तान को असम्बली तहलील करने और फ़ौजी सरबराहों की तकर्री का इख्तियार दोबारा मिल गया, जबकि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल को दोबारा कायम किया गया। 2002 में वजूद में आने वाली असम्बली ने मुत्तहदा मजलिस अमल के साथ मिलकर LFO की तरमीम को 70वीं तरमीम का हिस्सा करार दिया गया और इसे आइन का हिस्सा बना दिया। फिर 18वीं तरमीम जो कि बहुत अहम तरीन तरमीम है, तकरीबन कहा जाता है 100 से ज़ायद आर्टिकल्स में इसमें तब्दीली की गई। बशमूल इस सूबा सरहद का नाम तब्दील किया गया, सिंध और बलूचिस्तान के जो अल्फ़ाबेट्स उनमें कुछ तब्दीलियाँ की गई, आर्टिकल 6 में कुछ तब्दीलियाँ की गई। इसके अलावा जो है सदर की जो नेशनल असम्बली को तहलील करने की पावर उसे ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ मुख्तलिफ जो है तब्दीलियाँ की गई। इसके लिए हमने एक अलग लेक्चर रेडी किया है 18th अमेंडमेंट के नाम से, तो वो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ही वसी है ये तरमीम। फिर उसके बाद 19वीं तरमीम, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से कानून वाज़िया किया गया। फिर 20वीं तरमीम जो है ये साफ शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील किया गया। इस तरमीम के मुताबिक अबूरी वज़ीर आज़म का तकर्रर मौजूदा वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों ही मिलकर करेंगे।
21वीं तरमीम जो कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो है मिलिट्री कोर्ट्स मुतारफ़ करवाए गए, यानी इसके तहत जो है मिलिट्री कोर्ट्स के पास इख्तियार हासिल होगा कि वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में सुने, और ये तरमीम जो है 2 साल के लिए थी। फिर 20वीं तरमीम जो है 2016 में हुई, इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहलियत का दायरा कार तब्दील किया गया कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। फिर उसके बाद 23वीं तरमीम जो है ये साल 2015 में जो 21वीं तरमीम में 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे, 2 साल का दौरानिया 6 जनवरी 2017 को ख़त्म हो गया। इस 23वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स के दौरानिया को मज़ीद 2 साल के लिए यानी 6 जनवरी 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 24वीं तरमीम जो है 2017 में हुई, इसमें मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियों को दोबारा तश्कील दिया गया और कौमी असम्बली की 342 सीटों को कम करके 336 कर दिया गया। फिर उसके बाद 25वीं और आखिरी तरमीम जो है आइन में हुई, इसमें फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिलाने के लिए सदर ने 31 मई 2018 को दस्तखत किए, और इस तरमीम के मुताबिक 2024 में फाटा की जो सेनेट की 8 सीटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और जो फाटा को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया। तो दोस्तों ये थी मुकम्मल 25 तरामीम जो कि आइन में की गई। दोस्तों इन तरामीम में बहुत सी तरमीम है जो कि कौमी मफादात के लिए की गई, और बहुत सी तरमीम है जो कि अपने ज़ाती मफाद के लिए की गई। तो याद रखें, कोई भी कौम जो है वो ज़ाती मफाद की बिना पर जो है तरक्की नहीं कर पाती। तो लिहाजा बतौर कौम, इस कौम के फ़र्द के होने की हैसियत से हमें उन तमाम तरमीम को सपोर्ट करना चाहिए जो कि वसी तर कौमी मफाद के लिए की गई, और ऐसी तरमीम जिनमें पर्सनल इंटरेस्ट शामिल हो तो उसकी हमेशा मुखालफत करनी चाहिए।